तो क्या आप सब तैयार हैं? तो खड़े होकर के वेलकम करना चाहेंगे हमारे बीच आए हुए मुख्य अतिथि, ग्रेट एंड डायनेमिक पर्सनालिटी, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के अंदर जिस शख्सियत को लोग सुनने के लिए तरसते हैं, आज वो आपके बीच में जबरदस्त तरीके से आ गए हैं। हम सबके मेजर ग्रेट एंड डायनेमिक पर्सनालिटी, एक जबरदस्त तालियों के साथ उनका वेलकम करें। जबरदस्त ताली चाहिए, नोला रेज की ताली चाहिए, जोरदार जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत करेंगे मेजर साहब का, और साथ में सतीश कुमार तिवारी सर एंड सीएमडी सुशील सर। जबरदस्त। We have the Assam Rifles marching contingent led by Major Mohammed Ali Shah. ताली है मेजर साहब के लिए, जबरदस्त अप्लॉज चाहिए। Major Mohammed Ali Shah, Sentinels of the Northeast. They have won 3 Ashok Chakras along with numerous other. एक बार जबरदस्त हल्ले के साथ, मोहल्ले में जब तक मोहल्ला खड़ा हो वो मोहल्ला नहीं होता। Rifles marching contingent led by Major Mohammed Ali Shah. क्या कमाल की President जो अपने देश के लिए जीते हैं Shah. उन्हें तो पूरी दुनिया सलाम करती है। एक बार जबरदस्त अपना चाहिए सर के लिए। 3 Ashok Chakras along with numerous other locals. The unique feature of the BSF user cannons. We have the Assam Rifles marching. नोवा फैमिली बहुत ही सौभाग्यशाली है और यहाँ उपस्थित हर कोई व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली है जो आज हमारे बीच में हम सब के ग्रेट एंड डायनेमिक पर्सनालिटी, और मैं इतना अभी मैं देख पा रहा था सर, इतने हम्बल, सोशल, और क्या दिल, जबरदस्त दिल है। तो दिल वाले के लिए दिल वाली, दिल खोल के ताली बजाओ एक बार, जबरदस्त ताली चाहिए सर के लिए। और सर की जबरदस्त सेशन, हम सब लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें नसीब होगा। तो सर के लिए शशि सर की लाइन है जो मैं अपने मुख से हम पूरे परिवार के तरफ से सर के लिए रखना चाहते हैं, लेकिन ताली में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। सुन तो लो। खुदा ने खूब मनाए होंगे जश्न जिस दिन मेजर साहब को अपने हाथों से बनाया होगा। खुदा ने खूब मनाए होंगे जश्न जिस दिन मेजर साहब को अपने हाथों से बनाया होगा। आज बैठ के खुदा बहा रहा होगा आंसू, क्योंकि रमजान के इस पवित्र महीने में मेजर साहब को इस स्टेज पे भेज खुद को तन्हा अकेला पा रहा होगा। तो एक जबरदस्त अप्लॉज चाहिए मिस्टर ग्रेट एंड डायनेमिक पर्सनालिटी, मिस्टर मेजर सर के लिए जबरदस्त अप्लॉज चाहिए। थैंक यू सतीश भाई, लाजवाब, मानना पड़ेगा भाई आपका। वाकई में मैं बहुत बड़ा फैन हूं सतीश भाई का। एक बार सतीश भाई के लिए दोबारा तालियां प्लीज। रतन भाई की क्या एनर्जी है, वाकई में क्या एनर्जी रतन भाई की। तालियां रतन भाई के लिए प्लीज। सुशील भाई ने क्या स्वागत किया मेरा जैसे मैं यहाँ पे आया। एक बार और तालियां सुशील भाई के लिए प्लीज। और सुशील भाई की सारी टीम के लिए, आप सबके लिए शुक्रिया बहुत बहुत मेरे को यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। दोस्तों, मेरा बहुत बड़ा आदर, सम्मान और ऑनर्ड, मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत महसूस करता हूं कि शशीद भाई ने मेरे को यहाँ पे आने की दावत दी है। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले मैं आप सबसे पूछता हूँ, हालांकि पूछने की जरूरत नहीं है, मैं देख चुका हूँ और मैं समझ चुका हूँ, फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, हाउ द जोश। मेरी यही उम्मीद थी, मैं 3 बार पूछने की जरूरत नहीं है।
मैं 3 बार पूछूंगा, लेकिन पहली बार में ये मानना पड़ेगा आशीष भाई, मानना पड़ेगा भाई, जोश इज हाई, नो डाउट, जोश इज वेरी वेरी हाई। और मेरे भाई और बहनों, अगर आप सोच रहे हैं मैं किसी फिल्म का डायलॉग मैंने बोला ये पूछ के हाउ द जोश, आप जी हां बिल्कुल गलत समझे, क्योंकि ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये हकीकत में हम फौज में रोज सुबह को 5 बजे या 6 बजे अपनी पीटी परेड में अपने जवानों से, अपने सोल्जर से, अपने साथियों से पूछते हैं हाउ द जोश, ये देखने के लिए उनका मनोबल कैसा है। ठीक है ना, मनोबल ऊंचा रहेगा तो फिर काम भी अच्छा रहेगा। मानते नहीं मानते हैं? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है ना, सुने ये कहानी, हकीकत की कहानी है ये। और कहां गए, अभी मिले थे चाय पे हैं, उनको वैसे यहां पे होना था वैसे, तो माफ कीजिएगा वो शायद, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो हमारे बीच में ही है। ठीक है, ये सच्ची कहानी है इन साहब की, जिनको मैंने सुना है इनके बारे में बोलने की। ये साहब जब 5 साल के थे ना, खैर 5 साल क्या, छोटे बच्चे थे, तब ये बोल नहीं पाया करते थे। ठीक है ना, क्या कुछ बच्चे होते हैं ना जो बचपन में हकलाते हैं, तुतलाते हैं, अटक अटके बोला करते हैं, तो ये ठीक से बोल नहीं पाया करते थे। तो इनके माँ बाप, माता पिता बहुत परेशान थे, क्यों हमारा बच्चा बोल नहीं पाया करता है। तो इसको अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाया, जगह जगह पे सफर किया, बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया, भाई कुछ इसका उपाय नहीं मिला। अब ये बच्चा 3 साल का हो गया, बोल नहीं पाया करता, 4 साल, 5 साल, 5 साल की उम्र में थोड़ा बहुत बोलने लग गया। मगर जब बोलने लग गया तो वो भी हकला के, तुतला के, अटक अटके बातें करके, तो और परेशान हुए भाई, मगर कम से कम आवाज तो आई, है ना। अब क्या हुआ, अब 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, जब ये बच्चा 11 साल का हुआ, 7वीं कक्षा में, 11 या 12 साल का होगा, है ना, 7वीं कक्षा में इतने ही होते हैं, 11 या 12 साल के होते हैं। तो जब ये रंगमंच पे गया कविता सुनाने के लिए, तो ये अपनी कविता की लाइनें, ये किसने कह दिया, हाई फाइव, कविता की लाइनें भूल गया। अब उसको लगा भैया बस धरती फट जाए है और मैं इसमें कूद गया हूं, अब इतनी भरी सभा में अब लाइनें भूल गया हूं, क्या करूंगा मैं, है रतन भाई। अब उसने बस बोला धन्यवाद और जाके अपनी कुर्सी पे बैठ गया और सिर पकड़ के आंखों में से पानी, आंखें नम हो गई, रोने लग गया। और जितने भी दर्शक देख रहे थे, ऑडियंस में थे, जूनियर, सीनियर, सब लोग, टीचर, सब उसकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे कि भाई नाक कटा दी इसने अपनी हाउस की। हाउस होता नहीं है, हाउस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस या अशोक हाउस, शिवाजी हाउस, उस तरह के हाउस होते हैं ना स्कूल में, ग्रुप जैसे। तो अब इसने उस हाउस की नाक कटा दी इस बच्चे ने उस दिन। और ये बच्चा था कौन स्कूल में था, कहाँ गए, बोर्डिंग स्कूल में था कहीं पहाड़ की हिल स्टेशन में। अब बोर्डिंग स्कूल में था तो आप सब, हाँ हमारी कहानी तो नहीं है ये, हम बोर्डिंग स्कूल में नहीं थे, आप कई लोग ये सोच रहे होंगे। खैर, तो अब ये रात को हिल स्टेशन पे था, पहाड़ी इलाके में, ठंड बहुत थी, रजाई लेके सो रहा था, मगर ये फूट फूट के रो रहा था, सो कम रहा था, रो रहा था वो कि मैंने बेइज्जती करवा दी अपने हाउस की। अब रात के 12 बजे वो उठा, चादर और रजाई फेंकी, बोर्डिंग स्कूल में था तो अपने डॉमेट्री के नीचे, डॉमेट्री समझते हैं ना, डॉमेट्री एक हॉल होता है जहां पे सब लोग एक साथ बिस्तरें होती हैं, तो वहां से नीचे गया अपनी क्लासरूम में, वहां पे अपनी कविता की किताब खोली, पुस्तक खोल के जोर जोर से पढ़ने लग गया कि भैया नाक कट चुकी है, गलती हो चुकी है, ये गलती दोबारा नहीं होएगी। अब
रात के 2 बज गए, 4 बज गए, 6 बज गए। अब बोर्डिंग स्कूल में ना दौड़ भाग होती है फौज की तरह, तो पीटी परेड का टाइम हो गया, अब ये दौड़ रहा क्रॉस कंट्री। इसकी जहन में बार बार वो कविता की पंक्तियां आ रही थी दौड़ते वक्त। कई बार होता है ना, हम गाड़ी चला रहे होते हैं और कुछ चीज, एक दृश्य दिमाग में आता है कई बार, तो वैसे ही। अब जब पहली क्लास हिंदी की थी, तो हिंदी की टीचर आई, ये कविता कौन पढ़ेगा? और यही बच्चा जो हकलाया करता था, तुतलाया करता था, और पीछे जो डेस्क होते नहीं है, डेस्क को ऐसे खोलते हैं, बंद क्यों होते हैं, उसके पीछे छुपा करता था कि भैया टीचर मेरे को ना देख ले, कहीं होमवर्क पूछ लेंगी टीचर मेरे से। तो उस बच्चे ने अपना हाथ खड़ा किया, तो सबने देखा कि ये नमूना जो ठीक से बोल नहीं पाया करता है, ये हाथ खड़ा कर रहा है। अच्छा भाई, जुरे तो देखो, मजाल तो देखो। तो टीचर ने बोला, हाँ भाई आ जाओ, सबके आगे कविता पढ़ो। और ये कविता थी माखन लाल चतुर्वेदी की, पुष्प की अभिलाषा। अब वो इतने बार पढ़ चुका था कि उसको जहन में ज़बानी याद हो गई थी, तो उसने किताब पुस्तक को रेफर नहीं किया, बिना उसके उसने बोला, चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर ढलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। वाह भाई वाह, ये मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और सबने बिल्कुल ऐसी तालियां बजाई। और फिर टी ब्रेक हुई थी, अभी हम टी कर रहे थे ना, टी ब्रेक में सबने अपने बन, बिस्किट, सैंडविचेस उसको दिए, चाय। अरे उस बच्चे से कोई दोस्ती करना ही नहीं चाहा करता था। क्यों? क्योंकि वो जब बोलता था थूक वूक बाहर निकलता था बाहर। अरे भैया दूर रहो इससे यार, दूर रहो, दूर रहो। उसके बाद ये बच्चा क्लास का हीरो बन गया, स्कूल का हीरो बन गया। उसके बाद हर डिबेट कंपटीशन में, हर डिक्लेमेशन कंपटीशन में, हर वन एक्ट प्ले में प्राइज जीत कर आया। बेस्ट डिबेटर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डिक्लेमेशन, बेस्ट पोएट्री रिसाइटेशन। फिर कोई देयर वाज नो लुकिंग बैक। वही बच्चा बाद में जब बड़ा हुआ ना, अच्छा वो क्लास 9th में वो बच्चा फेल हो गया था। क्या हो गया था? क्लास 9th में। अब आप लोग सोच रहे होंगे, हाँ मैं तो बच गया भाई, मैं तो नहीं हुआ था क्लास 9 में फेल, तो मेरी कहानी नहीं है, है ना। अब 9th उसको दोबारा करनी पड़ी। उसके जो जूनियर थे उसके साथ में आ गए थे, उसके साथ वाले उसके सीनियर बन गए थे, उसके सीनियर उसके सुपर सीनियर बन गए थे। और बड़ी खलती थी उसको ये बात। पढ़ाई लिखाई में लल्लू, बिल्कुल सब मजाक उड़ाया करते थे यार, लल्लू। मगर अब थोड़ा बहुत इसके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़कर आ रहा था कि भाई यार मैं शायद कर सकता हूं। पहले उसको अपने ऊपर बहुत शक हो रहा था कि यार मैं, छोटा कद है मेरा, भाई कोई लड़की भी देखती दी नहीं मेरे को, हैं कोई मार्क्स भी 0 अंडे के बराबर माफिक आ रहे हैं, मैथ्स में तो बहुत कमजोर था वो, गणित में। फिर उसके अंदर एक आत्मविश्वास जब पैदा होना शुरू हुआ तो उसने कहा भाई मैं भी कर सकता हूं। फिर जब प्राइजेस मिलने लग गए, क्लास 10th में आया, फिर वो 10th में उसको कंपार्टमेंट एग्जाम मिल गया। कंपार्टमेंट समझते हैं ना आप, सप्लीमेंट्री फेल 80 के 80 कहलाता है उसको, तो वैसे ही वो कंपार्टमेंट एग्जाम मिला उसको। 12वीं के बाद अब उसको फौज में आना था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो एनडीए एग्जाम में ही फेल हो गया। किसमें? एनडीए फुल फॉर्म समझते हैं? क्या है फुल फॉर्म? अरे वाह शशि भाई, मानना पड़ेगा। तो वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम में फेल हो गया। उसके बाद फिर वो कॉलेज करने आया, कहां? पूना गया। अब आप बच गए, आप भी कह रहे हैं भाई बच गया, मैं तो पूना नहीं गया, तो भाई ये कहानी मेरी नहीं है। तो सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में उसको अंग्रेजी में फेल हो गया वो। उसको आप यकीन नहीं मानेंगे,
मुझे भी यकीन नहीं आया था पहले 100 में से कितने अंक आए होंगे उसको, कितने आए थे उसको? हाँ 10, 33 तो पास होता है ना, 33 तो पास होता है, वो फेल हो गया था वो, और फेल ही नहीं हुआ वो, बड़े स्टाइल में अच्छी तरीके से फेल हुआ वो, ठीक है ना। ये होता है 32% आया तो फेल हो गए आप, बस जस्ट फेल हुए, जस्ट पास होता है ना, जस्ट फेल, ठीक है। लेकिन वो स्टाइल में फेल हुआ भैया, उसको 100 में से 100 नीचे लिखा था 100, ऊपर लिखा था 001। आपको यकीन नहीं आएगा। फिर कॉलेज करी, कॉलेज में वो मॉडलिंग में आ गया, वो उतर गया मॉडलिंग में, उसको मिस्टर पुणे टैलेंट का खिताब मिला। और फिर रैंप पे उसको लगा कि भैया यार अच्छे मोटे पैसे इसमें कमाए जा सकते हैं मॉडलिंग करके, तो वो मॉडलिंग करने लग गया। मगर कॉलेज के बाद उसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जहां से नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, ओमपुरी हैं, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कई लोग हैं, मनोज बाजपेयी का 3 मरतबा वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ था, शायद 4 मरतबा, लेकिन कितने मंजवे कलाकार हैं वो, है ना। तो उसने एनएसडी दिया, एनएसडी में सिलेक्शन उसका नहीं हुआ। शाहिद कपूर का नाम सुना है आपने? रणदीप हुड्डा का नाम सुना है आपने? नसीरुद्दीन शाह का नाम सुना है आपने? ये सबसे तेज आवाज आई इसमें, है। तो नसीर साहब एक क्लास कर रहे थे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जहां पे एनएसडी के 3रे साल के 3rd ईयर एक्टर्स थे, और एक्सटर्नल स्टूडेंट्स 3 थे जो एनएसडी के नहीं थे, लेकिन उनको स्पेशल परमिशन, अनुमति मिली थी वो क्लास अटेंड करने के लिए। ये 3 कौन थे? ये थे एक तो रणदीप हुड्डा, शाहिद कपूर, और तीसरा वही लड़का जो बचपन में बोल नहीं पाया करता था। उस लड़के का नाम है, जी हां, और तीसरा मैं था, तो हम एक ही क्लास में थे। वो मैं हूं, वो बच्चा जो बचपन में हकलाया करता था, वो बच्चा मैं हूं, ठीक है ना। तो अब क्लास करी, क्लास करने के बाद, ये 2001 की बात है ये, और 2000 तब रणदीप हुड्डा, शाहिद कपूर फिल्मों में तब उतरे नहीं थे। और फिर 2002 में फिर से एग्जाम दिया एनएसडी का, उसमें भी फेल। फिर एक दिल्ली में यूनिवर्सिटी है बड़ी मशहूर, जामिया मिलिया इस्लामिया, वहां पे मास कम्युनिकेशन वहां पे बहुत माना जाता है कि मास कम्युनिकेशन में बेस्ट नेचर है वो, फिल्म मेकिंग, मास मीडिया। वो उसका एग्जाम दिया, उसमें भी फेल। फिर जेनपैक्ट एक कंपनी है गुड़गांव में, वहां का इंटरव्यू दिया, उसमें रिजेक्ट, ठीक है ना। फिर एक स्पेक्ट्रम माइंड एक और कंपनी थी, अब पता नहीं अभी भी है कि नहीं है, मालूम नहीं, तब थी, 2001 की बात है। उसका इंटरव्यू दिया, अभी भी है, उसका इंटरव्यू दिया, उसमें भी रिजेक्ट। फिर मायूस होके बस पकड़ के मैं गुड़गांव से वापस ढोलकवां आ गया, जहां पे हमारा घर था, फौजी घर था, मेरे फादर भी फौज में थे। तो जैसे ही घर आया फोन बजा, लैंडलाइन थी तब, मोबाइल तो थे नहीं, या आए होंगे पता नहीं, हमारे पास तो नहीं थे। तो मोबाइल बजा, तो लैंडलाइन बजा, तो मैं उठाया। जेनपैक्ट कंपनी से फोन आया था कि भैया आप पिछले हफ्ते इंटरव्यू के लिए आए थे, आपको रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन आप में एक खूबी है, आप में एक क्वालिटी है, और उसी क्वालिटी की हमको तलाश थी। मेरे को कंप्यूटर कहां से स्विच ऑन करते हैं और कहां से स्विच ऑफ करते हैं मेरे को नहीं मालूम था, ठीक है ना। कंप्यूटर कॉल सेंटर, मुझे लगा कॉल सेंटर होगा, कॉल हेलो हेलो कॉल सेंटर, वो होगा कॉल सेंटर, तो उसका इंटरव्यू था। कंप्यूटर मेरे को आता नहीं था। आप में वो सच्चाई है, ईमानदारी है, हमको ऐसे ही बंदे की तलाश है, बस आप सच बोलोगे, आप बेईमानी नहीं करोगे, वो ऑनेस्टी की हमको तलाश है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी होती है अपने प्रति ईमानदार, जब कोई आपको नहीं देख रहा है तब। तो मैंने जेनपैक्ट ज्वाइन कर ली, शुक्रिया। जेनपैक्ट में तकरीबन 1 साल काम किया मैंने, और फिर मैं भूल चुका था, मैंने एक फॉर्म भरा था OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, CDS के थ्रू, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, UPSC का एग्जाम होता है वो,
और उसमें मेरे को जब मालूम पड़ा कि CDS की रिजल्ट आ गई है, OT की रिजल्ट आ गई है, अच्छा रिजल्ट आ गई है, मैं तो भूल भी चुका था कि मैंने एग्जाम दिया है। अच्छा, फिर मुझे किसी ने याद दिलाया, अरे तुमने भी तो एग्जाम दिया था। 19 अगस्त 2001 को एग्जाम था ये, तो फॉर्म हम पहले भर चुके थे जब हम पास आउट होने वाले थे कॉलेज से। तो मैंने कहा मतलब नहीं बनता यार, फेल तो हो जाऊंगा, क्या फायदा वहां जाने का, फेल ही होऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है वहां जाने की, वेबसाइट पे है ना, वेबसाइट पे देखो। अब वेबसाइट होती क्या है मुझे मालूम नहीं था, वेबसाइट होती क्या है और कैसे पढ़ते हैं उसको। अरे एक बड़ा सिंपल मामला है, लॉग इन करो www. मेरे बस की मेंटल ब्लॉक, कंप्यूटर नहीं आ रहा था मेरे को, मुझे नहीं देखना। तो मैंने अपनी शिफ्ट के बाद उद्योग विहार गुड़गांव में है जहां पे जनपैक्ट कंपनी की ऑफिस है, वहां से धोलकवा के लिए बस पकड़ी, वो भी भाग के लटक के, बिल्कुल यूं लटक रहे हैं बस में थे, ठीक है। धोलकवा पे उतरा, चलती हुई बस से उतरा, भागा, एक और बस पकड़ी शाहजहां रोड के लिए, इंडिया गेट जा रही थी जो बस, शाहजहां रोड पे UPSC की ऑफिस थी। तो मैं शाहजहां रोड पहुंचा, बस से उतरा, देखा UPSC की गेट के बाहर बहुत भीड़ खड़ी हुई थी। इतनी भीड़ क्यों है पता नहीं। तो फिर मैंने किसी तरह अपना रास्ता निकाल के उस भीड़ में से अंदर गया। सब लोग बोर्ड पे देख रहे थे UPSC के रिजल्ट के नाम आया है, तो मैंने भी देखना शुरू करा। नाम तो नहीं थे लेकिन रोल नंबर थे, ठीक है। और मैं रोल नंबर अपनी जेब में लिख के ले गया था कि भाई ये रोल नंबर होगा, देखते हैं। वो रोल नंबर कहीं पे दिखा नहीं मेरे को, मैं देख रहा था, बट आई वाज़न्ट सरप्राइज्ड। मुझे लगा कि ठीक है, नहीं है नंबर, नहीं आया, कोई बात नहीं। मैं पीछे मुड़ रहा था, फिर मैं कहा फिर भी एक बार देख आते हैं, इतनी भीड़ में आया हूँ। फिर देखा, क्या देखता हूँ मैं देखता हूँ कि सबसे टॉप पे वो नंबर लिखा था, सबसे टॉप पे। तो मैंने अपने बाजू वाले से पूछा, भैया ये बात बताओ मेरे को, ये नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये लोग फेल हुए हैं कि पास हुए हैं? तो कह रहा है कमाल के आदमी हो यार। ये लोग पास हुए हैं। मैं नहीं, ये लोग दरअसल फेल हुए हैं। मेरे को ऑलमोस्ट पकड़ के पीट दिया, पकड़ के मैं बोला ना कि ये लोग फेल हुए हैं, तो लोग खुशी मना रहे थे, क्या लगते हो ये फेल हुए हैं? हाँ फेल हुए हैं क्योंकि मेरा नंबर सबसे आगे है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके लिए। कमाल के आदमी हो यार, ये लोग पास हुए हैं। तो फिर मैं पास हुए हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी खुशी फूले नहीं समाई। मैं किसी तरीके से वहां से निकला, सांस नहीं आ रहा था। अब गेट तक जाऊं तो वहां भीड़, तो दीवार थी, दीवार के ऊपर वो कांच और वो बाग ड्रायर नहीं होता, वो था। मैंने कहा कोई बात नहीं, रिस्क लेने को तैयार हूं। मैं कूदा ऊपर से, पटाखे भागते हुए STD ISD PCO, पीले रंग के वो थे ना बूट्स, वो अब तो मोबाइल आ गए, तो अब नहीं दिखते वो। तो मेरे को करीब में वो दिखा, मैं भागते हुए वहां गया और मैंने मेरे फादर का तबादला तब था मणिपुर में, ठीक है। तो मैंने अभी आजकल मणिपुर का बहुत चर्चा है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो वहाँ पे अच्छा वक्त गुजारा है मैंने, वहाँ की भाषा भी बोलता हूँ मैं। तो मैंने वहाँ पे फ़ोन किया, तो मैं बोला मैं लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली शाह बोल रहा हूँ। और लेफ्टिनेंट मेरे लिए वो रैंक थी, किसी जनरल से कम नहीं थी। लेफ्टिनेंट मतलब दुनिया जहां को कब्जे में कर लिया भैया, बॉन्ड बन गए आप, कंधे पे 2 सितार लग गए, तारे लग गए, आप चल रहे हो वर्दी पहन के, लेफ्टिनेंट साहब, भाई लेफ्टिनेंट शाह साहब आ रहे हैं भाई, हैं? अच्छा, मुझे लगा भाई वाह कमाल हो गया यार, पास कैसे हो गया मैं। उसके बाद मेरा काम नहीं लगा, मेरा दिल नहीं लगा अपने काम पे, जनपैक्ट पे, क्योंकि मेरा ध्यान लग गया था अकेडमी में। उससे पहले तो मैं बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा था काम में। अब मेरा यहाँ पे दिमाग लगना बंद हो गया, तो मैं रिजाइन कर दिया वहां से और मैंने तैयारी शुरू कर दी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी की। SSB होता है ना, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, वो 4 दिन का होता है। तब हमारे टाइम पे इलाहाबाद में था, बैंगलोर में था और भोपाल में था। और इलाहाबाद को खास तौर से रिजेक्शन सेंटर माना जाया करता था। हालांकि अमिताभ बच्चन कहते हैं APJ अब्दुल कलाम वहां से रिजेक्ट हुए थे, अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं वहां से रिजेक्ट, मालूम नहीं सच्चाई कितनी है, ऐसा कहा जाता है हमको वहां पे। शाहरुख खान भी SSB इलाहाबाद से ही रिजेक्ट हुए, ऐसा कहा जाता है हमको, हमारा मनोबल ऊंचा रखने के लिए, अगर हमारा दाखिला नहीं हुआ यहाँ पे। पहले दिन स्क्रीनिंग में आधे लोग निकले,
दूसरे दिन फिर और लोग निकले, तीसरे दिन और लोग निकले। अब उसमें बहुत सरल चीज है, आपका साइकोलॉजी, आपका मेंटल माइंडसेट देखते हैं कि आप किस तरीके से सोचते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे कि अगर आपको एक शब्द दिखाया, आप उस पर लिखा है स्टॉप, तो स्टॉप आप क्या शब्द लिखोगे उसके ऊपर? आई स्टॉप वर्किंग हार्ड, नो। उसको भी स्टॉप नेगेटिव वर्ड हुआ ना एक तरीके से, उसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। जैसे कि द पुलिसमैन एट द ट्रैफिक सिग्नल वाज आस्किंग द डिफॉल्टिंग ट्रैफिक टू स्टॉप, वो पॉजिटिव में हो गया। फिर एक चित्र दिखाया गया, चित्र में एक लेडीज सो रही हैं, बाजू में एक आदमी लंबा सा खंजर लेके खड़ा हुआ है, तो क्या लिखोगे? उसको मारने आया है? नहीं, उसको बचा रहा है। शायद कोई सांप या कोई जानवर वहां पे कोई आ रहा हो, या कोई डकैत आ रहा हो, उसको बचाने के लिए बीच में आया है। तो वो नेगेटिव भी पॉजिटिव में हो गई। अच्छा, एसएसबी मेरा क्लियर हो गया चौथे दिन। अब तो अपने जो नंबर होता है चेस्ट नंबर, उस पर एक प्लस साइन दे दिया गया हमको, यानी प्लस साइन मतलब अब आप मेडिकल के लिए जाएंगे। और वो प्लस साइन हमारे लिए था जैसे कि हमको 2 कंधे पे 2 स्टार लगे हैं। इतनी खुशी हुई। मेडिकल टेस्ट में मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसा लगा कि सारे सपने चूर चूर हो गए हैं भैया। इतने दूर यहां तक आने के बाद मेडिकल टेस्ट में रिजेक्ट होना। तो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे उस पर रिजेक्ट का ठप्पा मार दिया गया। मगर मैंने दिल में तो ठान ली, भैया कैसे तैसे मैं इतने दूर तक यहां पे आया हूं, अब मैं रिजेक्ट कैसे हो सकता हूं भाई। तो कमांडेंट साहब होते हैं जो कि मिलिट्री हॉस्पिटल एमएच के, जैसे यहाँ पे कमांड हॉस्पिटल है ना, यहाँ पे तो बड़े सीनियर रैंक के हैं, तब वहाँ पे कर्नल साहब थे। तो कर्नल साहब की ऑफिस के बाहर मैंने इंतज़ार करा, मैं कर्नल साहब को मिलूंगा, मगर कर्नल साहब मसरूफ थे। फिर करीब 1, सवा 1 बजे, 1:30 बजे के आसपास 1 मिनट तो होगा जब कर्नल साहब अपनी दफ्तर से निकलेंगे और अपनी गाड़ी में बैठेंगे। 30 सेकंड तो मिलेंगे ना। तो मैंने कहा मैं इसी टाइम पे अपना जलवा दिखा दूंगा, इसी 30 सेकंड में, कोई बात नहीं। तो मैंने खूब जैसे मछली पकड़ते हैं ना, बड़े पेशेंटली मैंने बाहर इंतजार करा। जैसे ही कर्नल साहब बाहर निकले अपने दफ्तर से, अपनी गाड़ी में बैठने के लिए गए, मैं उनके पीछे पीछे गया, जैन सर, और मुझे सैल्यूट मारना नहीं आता था। सर खड़े कैसे होते हैं मालूम नहीं, सिविलियन है। हालांकि फौजी बैकग्राउंड से आता हूँ, लेकिन फौजी बैकग्राउंड में और फौजी में होने में बहुत फर्क होता है। जैसे कि एक डॉक्टर का बच्चा ऑपरेशन नहीं कर पाएगा ना, वैसे ही। तो मैंने बोला सर बात ऐसी है कि मेरा बचपन से ख्वाब यही था कि बस फौज में ही आना है मेरे को, मुझे वर्दी के अलावा कुछ दिखता नहीं था, अब कैसे भी आप मेरी मदद करिए। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम कल आना मेरे ऑफिस में, कल मिलना। नहीं नहीं सर कल तक प्लीज़, आज शाम तक फिर मैं पैक करके मेरे को भेज देंगे यहाँ से, आप अभी देख लीजिए प्लीज़ सर। तुमसे कहा ना कल आना, सर प्लीज़ सर। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। उन्हें बॉनेट पे कागज़ रखे, उन्होंने देखा, उन्होंने कागज़ पढ़े और बोला ये तो टेम्पररी रिजेक्शन है, यानी कि परमानेंट रिजेक्शन नहीं है, टेम्पररी। आपको एक ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं दरअसल एक बॉक्सर रह चुका हूं, ठीक है, नाम भी मेरा मोहम्मद अली है। तो तो बॉक्सिंग में मैंने बहुत लोगों की नाक तोड़ी है, लेकिन कर्मा क्या कहता है ना कि वो घूम फिर के आपके ऊपर भी आता है, तो मेरी भी नाक टूटी हुई है बॉक्सिंग में। तो उन्होंने कहा भाई एक आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेशन के बाद अगर फिट होते हो तो ठीक है। तो मैंने ऑपरेशन करवाया सिकंदराबाद से, फिर मैं पूना गया, कमांड हॉस्पिटल पूना, वहाँ पे अपना, और बहुत दर्दनाक ऑपरेशन था जनरल एनेस्थीसिया में। पहला बार तो ऑपरेशन हो चुका था, वो सक्सेसफुल नहीं था, तो ये दूसरी बार ऑपरेशन था और बहुत ही दर्दनाक ऑपरेशन था, बहुत दर्दनाक। भाई आंखों में से खून निकल रहा था यकीनन, क्योंकि एक बार रात को मैं दर्द में उठा, मुझे लगा आंखों में से खून आ रहा है, लेकिन खून आ रहा था मेरे नाक में से यहाँ पे। तो मैंने यूं करके जब हटाया तो देखा आंख में से खून, ये कैसे हो गया? आप समझ रहे हैं लॉजिक? नाक में से आया, मुझे लगा आंख में से आ रहा है। फिर सिलेक्शन हो गया, ठप्पा मिल गया, ठीक है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में आप जाओगे।
अब मजे आ गए भैया, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि अफसराने हिंद बन गए अब। ठीक है, हम ट्रेनिंग के लिए गए, लंबे बाल, कोई गिटार लेकर आया है तो कोई कुछ लेकर आया है, तो उन्हें बोला भाई आप सबको अपने बालों से प्रेम है? जी हाँ। ठीक है। ऑफिसर ने बोला हमारे सामने खड़े होके, भाई मेरे को भी बहुत प्रेम था अपने बालों से जब मैं ट्रेनिंग के लिए आया था, लेकिन हमें कटवाने पड़े। कल सुबह को 5 बजे बाबर आएगा और आप सबकी हजामत बनाएगा। ठीक है। एक पुल-अप बार था, ठीक है, बैरक के बाहर। उस पुल-अप बार पे हमको कहा कि आपको उल्टा लटका दिया जाएगा और फिर बाबर आके वो गार्डन सीजर, देखिए गार्डन सीजर लंबी सी कैंची होती है, उससे बाल काटेगा। अरे बाप रे, मर गए। तो हम रात भर हमने प्रैक्टिस करी उल्टा लटकने की, कि भाई बाबर आए तो कहीं गर्दन वर्दन ना काट दे, कान ना काट दे, अनाड़ी पता नहीं कौन होगा, पता नहीं। अब रात भर प्रैक्टिस करने के बाद उल्टा लटकना तो सीख गए हम लोग। सुबह को जब देखा हमने कि झाड़ियों में से एक भयंकर सा, एक डरावना सा एक शख्स निकल कर आ रहा है, बड़ी सी कैंची थी उसके पास। उसको देख के घबरा गए, भैया अब ये बोलेगा उल्टा लटको। मगर वो था बाबर नहीं, गार्डनर, करेक्ट, माली। तो हमको फिर बड़े ऑफिसर लाइक अच्छे तरीके से तरतीब से हमको बिठाया, बाल बाल काटे, और अब हम सब एक जैसे लगने लग गए। आप सब एक जैसे लग रहे हैं, तो एक स्क्वाड में हम तीन स्क्वाड, जानते हैं स्क्वाड, उसमें हम लाइनअप हो गए और दौड़ तो हमको वापस अपने बैरक जाना था। 5 मिनट का वफा था। 5 मिनट के अंदर आप नहाइए धोइए, कपड़े चेंज भी करिए, और 5 मिनट के अंदर आप अपने क्लासरूम में मौजूद होइए। जब हम दौड़ के जा रहे थे, एक बड़े ही सीनियर आर्मी ऑफिसर जिनकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी, वो गुजर रहे थे हमारे से। ठीक है, तो हम सब एक जैसे लग रहे थे। तो हमने बोला, हमें से किसी एक बदमाश ने बोला, मुझे जैसा ही बदमाश था कोई, उसने बोला, गाइस द ब्यूटी एंड द बीस्ट। जैसे ही वो बोला, वो ऑफिसर ने बोला, गोने हैंड्स फॉर पुशअप्स। तो हम नीचे गए पुशअप करने के लिए। तो खड़े हुए हमें आगे बोलते हैं, कम ऑन, अब ओन अप कर दो, कौन था जिसने इतनी हिमाकत करी मेरी बेटी को 20 बुलाने की? हमने बेटी को 20 नहीं बुलाया था भैया, हमने बेटी को तो ब्यूटी बुलाया था। हमने 20 किसको बुलाया था? किसकी इतनी हिमाकत? तो अब खूब रगड़ा पट्टी हुई हमारी, फ्रंट रोल बैक रोल। और चेन्नई में ना जब गर्मी होती है, जब हम फ्रंट रोल काटते हैं, तो यहाँ पे पीठ पे खास तौर से, अभी भी मेरे निशान है, परमानेंट है वो निशान, ऐसे निशान बन जाते हैं जो जख्म हो जाता है ना, और फिर जब गर्मी होती है उसका पसीना, उससे कई बार पस फॉर्मेशन हो जाती है। पस समझ रहे हैं, पीप। तो उस पे अगर हम रात को हम सोते हैं तो हमारा एक बडी होता है, वो रात को गर्म मोमबत्ती की गर्म मोम उस पे गिराता है ताकि वो पक जाए सुबह तक, उसका मेंटेनेंस रहे, ताकि फिर से आपको फ्रंट रोल काटना पड़ेगा, और बड़ी कठोर ट्रेनिंग होती है वो। अब एक टेस्ट ऐसा था, सारे टेस्ट में तो मैं सुपर एक्सीलेंट में पास हो रहा था, ठीक है, मगर एक टेस्ट ऐसा था जहां पे मैं पहले अटेम्प्ट में फेल, दूसरे अटेम्प्ट में फेल, तीसरे अटेम्प्ट में फेल, फिर मिड टर्म ब्रेक हुई, सारे कैडेट्स घर गए, मगर मेरे को अनुमति, इजाजत, परमिशन नहीं मिली घर जाने की, और मैं एकेडमी में ही रुका रहा। और एकेडमी में रह के मैंने उस टेस्ट की फिर से तैयारी करी, और सब लोग अपने घर से घर का राशन पानी खा पी के, नई नई पिक्चरें देख के, किताबें पढ़ के आए 4-5 दिन बाद, और मैं वहीं पे था। अब इतनी तैयारी मैं कर चुका था मिड टर्म में, ब्रेक में रह के वहां पे छुट्टियों में, कि चौथे अटेम्प्ट में तैयारी थी पूरी है। चौथे अटेम्प्ट में क्या होएगा? अब चौथे अटेम्प्ट में फेल, पांचवें अटेम्प्ट में फेल, छठे अटेम्प्ट में फेल। अब भैया फिर एक धक्का अटेम्प्ट होता है ना, मर्सी अटेम्प्ट, देखिए धक्का मार के पास कराओ इसको किसी तरह, उसमें भी फेल।
तो मेरा मार्चअप हो गया अकेडमी के कमांडेंट साहब के पास, जनरल साहब के पास। जनरल अवस्थी साहब थे, राजपूत रेजिमेंट के, बड़े अच्छे इंसान थे, उनसे अभी भी मैं टच में हूं। और वो वहाँ बैठे हुए थे और मैं उनके सामने खड़ा हुआ, पेशी हो रखी है मेरी। तो उनने मेरा ये रिपोर्ट कार्ड, डोसियर होता है, डोसियर फ्रेंच में कहते हैं रिपोर्ट कार्ड, वो पढ़ा। उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हारा डोसियर पढ़ा है, तुम इतना अच्छा कर रहे हो, मगर एक टेस्ट ऐसा है जहां पे तुम बरकरार बार बार फेल होते आ रहे हो, क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? नहीं मैं समझना चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने पता है क्या जवाब दिया? मैंने बोला सर जब मैं ट्रेनिंग के लिए यहां पर आया था, मेरे फादर ने मेरे को एक सलाह दी थी, और वो सलाह क्या थी? उन्होंने कहा था सन डू वेल इन अकेडमी, मेक अस प्राउड, अच्छा करो, हमें तुम्हें फख्र होना चाहिए, नाज होना चाहिए, बट ऑलवेज रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे अहम और जरूरी बात, ऑलवेज कीप योर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट। तो मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपनी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रख रहा हूं ना। उन्हें कहा सबसे जरूरी बात ये है, तो वो खूब हंसे, हरा बच्चा प्यार, इसको धके धके मारो, पास करो, इसको पास करो। तो मैं रात भर, सुशील भाई रात भर मैं धक्के मारा था, पुशअप मारा था रात, फ्रंट रोल, बैक रोल, क्रीम रोल, अप डाउन। तो मेरे को पास करा दिया गया, लेकिन एक शर्त थी। शर्त यह थी कि 6 सितंबर 2003 को हमारी पासिंग आउट परेड, जैसे कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है ना, आपने देखी होगी अखबार में, टोपी उछालते हैं आईएमए के, है ना? तो ओटीए में हमारी पासिंग आउट परेड थी। शर्त यह थी कि उस पासिंग आउट परेड में मैं हिस्सा नहीं लूंगा, उस पर मैं शरीक नहीं होऊंगा, उसमें शामिल नहीं होऊंगा। अच्छा, हमारा खानदान पूरा या तो फौजी खानदान है या तो आधे लोग फिल्म इंडस्ट्री से हैं, ठीक है? तो जो फौजी खानदान के जो जितने भी हमारे फौजी हैं, मेरे फादर फौज में थे, वो आर्मी के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, मतलब पूरी इंडियन आर्मी के नंबर 2, शुक्रिया, नंबर 2 हाई रैंकिंग ऑफिसर। उनका भी नाम कहीं पे मैंने इस्तेमाल वैसे नहीं किया, वैसे कहीं पे भी। अभी आपको बता रहा हूं मैं, जस्ट फॉर रेफरेंस आपको बता रहा हूं मैं, जो कुछ किया अपने घुटने के बल, अपने बलबूते पे गिरा बहुत बार, मगर मैंने कोशिश नहीं छोड़ी मैंने। क्योंकि जैसे कि सोहनलाल द्विवेदी की कविता है ना, जो कि सोशल मीडिया पे बड़ी मशहूर हो गई थी, हरिवंश बच्चन राय साहब के नाम से। कौन सी कविता है वो? कोशिश करने वालों की, अरे वाह भाई। तो ये दरअसल सोहनलाल द्विवेदी ने कविता लिखी है, जो कि अमिताभ बच्चन साहब ने कौन बनेगा करोड़पति के शो पे कही थी। तो लोगों को लगने लग गया कि ये हरिवंश बच्चन राय साहब की कविता है, लेकिन दरअसल ये कविता है सोहनलाल द्विवेदी की। और बाद में अमिताभ बच्चन साहब ने एक ट्वीट भी किया, क्लैरिफाई भी किया कि ये कविता है सोहनलाल द्विवेदी की, ठीक है ना? वो लिखते हैं, सुनेंगे आप? वो लिखते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। डुबकियां, समुद्र में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो,
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मेरे घर वाले सब, मेरे चाचा भी फौज में हैं, मेरे एक मौसा भी फौज में थे, मेरे ब्रदर इन लॉ नेवी में हैं, अभी सर्विंग है, सब अपनी वर्दी डाल के आए थे स्टाइल में। उनकी वर्दी देख के भाई वाह। और भी मेरे जितने भी हमारे शाह खानदान के जो फौजी हैं सब आए थे अपनी वर्दी डाल के। अच्छा, मैं 6 सितंबर 2003 को मैं छुप गया जाके, क्योंकि बहुत बेइज्जती की बात थी ना कि अपने कोर्स के साथ आप मार्चिंग नहीं कर रहे हैं। मेरी मदर बहुत होशियार हैं, वो एक बाइनोकुलर दूरबीन लेकर आई थी, ठीक है। और मैंने कह दिया सट्टा मार गए कि भाई मैं इस दस्ते में मध्य लाइन में मध्य कैडेट होऊंगा। मैं क्यों मध्य लाइन? क्योंकि नजर ना हूं ना मैं, आगे की लाइन में मालूम पड़ जाएगा, पीछे की लाइन में मालूम पड़ जाएगा, मध्य लाइन में कैमोफ्लेज। मेरी मदर भी और स्मार्ट है, वो एक बाइनोकुलर लेकर आई थी, तो मैं कहीं पे दिखा नहीं। अब मैं छुप गया। बाद में उन्होंने बोला भाई कहाँ थे तुम? तो फिर मेरे को सच बोलना ही पड़ा, मुझे सच बोलना ही पड़ा। लेकिन अहम बात यह है कि 26 जनवरी 2008, तकरीबन 4.5 साल बाद उस हादसे के, मैं कर्तव्य पथ, जो उस टाइम पे राजपथ कहलाता था, उस पे असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता मैंने कमांड किया। राष्ट्र शुक्रिया। राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डाल के उनको सलामी दी और शेर की तरह दहाड़ा वहां पे मैं। और ये बात मैं कहूंगा, आपको यकीन नहीं आएगा, तो मेरे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी है मेरे मोबाइल में। मेरे दोनों पांव में स्ट्रेस फ्रैक्चर थे। क्या? दोनों पांव में स्ट्रेस फ्रैक्चर। आज की तारीख में एक बच्चे की उंगली में चोट लग जाती है, वो स्कूल नहीं जाएगा, मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। फ्रैक्चर और दूर की बात है, ठीक है, मोच तो और दूर की बात है, एक पांव नहीं, दोनों पांव में स्ट्रेस फ्रैक्चर थे। लेकिन मैंने पेन किलर लेके, अपने आप में पेन किलर्स लेके मैंने परेड करी। एक बार वो वीडियो 30 सेकंड का जो आपने देखा था, अब आप दोबारा देखिएगा इस एंगल से कि भाई इस बंदे को कितना दर्द हो रहा होगा उस टाइम पे। दोनों पांव में फ्रैक्चर हो रखे हैं बुरी तरीके से। और मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि तुम भैया ये पंगे मत लो, ये परेड मत करो, अगर तुमने कर दी तो हो सकता है कि तुम्हारे पांव काटने पड़े बाद में, मेटल रॉड फिट करना पड़ेगा, ये करना। मैं कहा सर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत मेरे को नहीं रोकेगी, और मैं परेड तो मैं करूंगा जरूर। क्योंकि इसके जख्म 6 सितंबर 2003 के ही नहीं है, केवल 1987 में जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी सिस्टर का स्कूल से सिलेक्शन हुआ था 26 जनवरी की परेड, वो बच्चों की झांकियां जाती है नहीं है उसके लिए। लेकिन 23 जनवरी 1987 में मेरे नाना का इंतकाल हो गया था, तो हम अपने गांव गए थे उनकी लास्ट राइट्स के लिए, तो मेरी सिस्टर ने वो परेड नहीं कर पाई। मेरे चाचा जो बताया ना वो फौज में वो भी थे, उन्होंने आर्मर्ड कोर का कंटेंजेंट उसी साल कमांड किया था। तो ये जख्म मेरे दिमाग और दिल में तब से था। तो मैंने कहा मैं दुनिया की कोई भी ताकत झेल के, नो पेन नो गेन, मैं वो दर्द झेलूंगा, मगर परेड तो मैं जरूर करूंगा। एक बार दोबारा दिखाएंगे वो 30 सेकंड का वीडियो प्लीज। अब इस बार देखिएगा कि भी हाँ, अब आपको मालूम पड़ेगा फ्रैक्चर थे कि नहीं थे। The unique feature of the BSF using वीडियो cannons. वीडियो We have the Assam Rifles marching contingent वीडियो नहीं आ रहा led by Major Mohammed Ali Shah. Great salute to the President, Major Mohammed Ali Shah, Sentinels of the Northeast. They have won 3 Ashok Chakras along with numerous other laurels. The unique feature of the BSF using cannons. शुक्रिया।
जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय 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 मातरम। शुक्रिया। तो उसके बाद फिर जब मैंने परेड कमांड करी, मेरी मंगनी हुई थी 26 जनवरी 2008 को परेड के बाद, मगर मेरी हालत ऐसी थी कि मंगनी उस दिन हो नहीं पाई। खैर मंगनी बाद में हुई, और कहते हैं छठ मंगनी पट शादी, तो ऐसी फिर शादी हो गई उसके बहाने हमारी। और एक और बात भाई, बहुत से किस्से कहानियां हैं। मेरा पहला तबादला हुआ था इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, जहां पे मैं 2 साल के लिए था वहां पे, और हम अंडरग्राउंड बंकर में रहा करते थे, और हम केवल 30 मीटर के फासले पे थे पाकिस्तान की पोस्ट से। तो यहां पे हमारी पोस्ट, जैसे ये कैमरा है ना, इतने करीब, बीच में सरहद थी, लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ फेंसिंग, और यहां पे हमारा झंडा और यहां पे पाकिस्तान का झंडा, और हम अंडरग्राउंड रहा करते थे। क्यों? क्योंकि अगर जब शेलिंग हो गई हमारे पे तो हम बच जाएंगे आर्टिलरी शेलिंग से। और सांप, बिच्छू, गिरगिट, उनके बीच में रहना तो बड़ी आम बात थी। उनसे हमने दोस्ती भी कर ली थी, हमारे पेट्स बन चुके थे, बाय नेम नाम दे रखे थे। इस सांप का क्या नाम है, वो बिच्छू, वो कैसा दिखता है, वो एक बिच्छू था जिसकी हरी पूंछ थी, कभी सुना है आपने? बिच्छू, हरी पूंछ वाला बिच्छू, इस टाइप के लोग थे हमारे, ठीक है। और हम लोग रोज रात को मच्छरदानी लगाया करते थे, मच्छर से बचने के लिए ना, सांप बिच्छू से बचने के लिए, ठीक है। और जब सुबह को अपने हम बूट पहना करते थे तो वो झाड़ के बूट पहनते थे हम लोग, इसलिए कि सांप बिच्छू बैठा हो ना, फिर किस लिए? सांप बिच्छू बैठा ना हो नहीं, सांप बिच्छू बैठा ही होगा उसमें, तो उसको पहले भगाओ फिर पहनो बूट। हम 30 मीटर के फासले पे थे, और आपने 2016 में सुना होगा सर्जिकल स्ट्राइक्स। खैर बड़ी अच्छी कामयाबी है, लेकिन हमने पहले भी, हमारे दोनों तरफ से हुई है ये, उसको हम कहते थे बैट एक्शन। बैट एक्शन कहते हैं बॉर्डर एक्शन टीम या ट्रांस बॉर्डर रेड। एक मर्तबा 2003 की बात है ये, मेरा भी सौभाग्य हुआ था बिना वीजा लगाए सरहद के उस पार जाने का। शुक्रिया। तो खैर, तो ऐसी हमने जिंदगी जी वहां पे सरहद पे। किस्से कहानियां तो बहुत हैं, अगर मैं सुनाने लगूं आपको तो भाई टाइम यूं ही निकल जाएगा, ठीक है। मगर फिर आपको बताता हूं, जब मैं फौज से बाहर निकला, मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन करने गया था, 5 साल का तजुर्बा लेने के लिए फौज में, क्योंकि मेरा खानदान पिछले 200 सालों से फौज में खिदमत कर रहा है, तो लाजमी था कि मेरे को भी फौज में ही आना था, भला ही मैं 5 साल के लिए आऊँ शॉर्ट सर्विस। तो लोग आज की तारीख में मेरे से पूछते हैं, जब मैं फ्लाइट में आ रहा था, कटिंग भी देखिए मेरी आदत है मजबूर, कटिंग भी मैं वैसे ही रखता हूँ मैं, और कल ख़ास तौर से शाम के वक्त तो मैं स्पेशल कटिंग लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ख़ास और आप लोगों के लिए। भाई शशि भाई ने, सुशील भाई, रतन भाई, आप लोगों ने दावत दी है तो भाई है ना, तो ये खास तौर से दिस डेडिकेट टू यू वाला, बाय द वे, सच में आप देख सकते हो फ्रेश है बिल्कुल है। अच्छा, उसके बाद फिर मेरा दाखिला हो गया था IIM कैलकाटा में, तो मैं IIM गया, वहाँ पे मैनेजमेंट की पढ़ाई करी मैंने, और फिर मेरा दाखिला, उसके बाद फिर कैंपस पे रिसेशन आ चुका था, कैंपस पे IIM कैंपस पे कंपनियां ही नहीं आ रही थी भैया, नौकरियां ही नहीं थी। तो अगर IIM कैंपस पे ये इतना बुरा हाल था तो बाकी इंस्टीट्यूशन का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। मगर मैं बहुत लकी था, मेरे को कैंपस पे ही अच्छी प्लेसमेंट मिल गई, और टू स्टार्ट विद 6 फिगर सैलरी मिल गई। फिर हर साल प्रमोशन होते गए, 1 साल हो, मुझे लगा 1 साल काम करूंगा, कुछ पैसे बचाऊंगा, फिर बम्बई जाऊंगा, क्योंकि मेरे को ख्वाहिश थी एक्टर बनने की, मेरे को रंगमंच से बहुत प्यार था मेरे को। वो 1 साल में मेरे को प्रमोशन मिल गई, डबल प्रमोशन वो भी, उससे एक लालच बन जाती है ना। अच्छा, एक सवाल करता हूं आपसे, एक शेर होता है ना, शेर या लेपर्ड या
वो मैन ईटर बनता है ना? कब? जब वो इंसान का खून चख लेता है। ऐसा क्या है खास जब इंसान के खून चखने में वो मैन ईटर बन जाएगा? कौन बताएगा? मैं बताता हूं आपको। क्या इंसान के खून में कुछ मिठास होती है या कुछ नमकीन होता है कि उसको अलग लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक होता है लॉ ऑफ वेस्टेड रिटर्न्स। लॉ ऑफ वेस्टेड रिटर्न्स क्या कहता है? वो कहता है कुछ चीज पाने में आपको पहले उसका प्रयास करना पड़ेगा, और हो सकता है आप कामयाब ना हो 70%, 80%, लेकिन आपको कोशिश लगातार लगनी रहेगी। ठीक है? तो जो शेर होता है वो शिकार ढूंढता है अपना, 80% वो फेल हो जाता है। बाय द वे, हिरन या कुत्ता जो भी वो खाते हैं, केवल 20% वो कामयाब हो पाते हैं। तो जब वो अगर, और वो इंसान पे अटैक नहीं करते बाय द वे, ठीक है ना, अनलेस उनको कोई थ्रेट महसूस हो, कोई धमकी लगे अपने, तभी। जब इंसान पे अटैक कर लिया तब उसको लगता है मैं इतना पसीना बहाता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, मैं उस जानवर के पीछे दौड़ता हूं और जानवर मेरे हाथ से निकल जाता है 80% ऑफ द टाइम्स। यहां पे तो मैंने एक झपाटा मारा यार, ये मिल गया मेरे को। इंसान नहीं कितना दूर भागेगा, इसलिए वो मैनोमीटर बनता है। फिर वो, समझ रहे हैं आप लॉजिक? इसलिए इजी प्रे। इसलिए अगर मैं साल भर नौकरी करूं और मैं 10 लाख रुपए कमा पाऊं साल भर नौकरी करने के, और मेरे को अगर 1 घंटे में इतना मैं कमा पा रहा हूं, तो मैं क्या चूज करूंगा? वही लॉजिक है। ठीक है? फिर मैंने 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल काम किया कॉर्पोरेट सेक्टर में। मैंने जेनपैक्ट में पहले काम कर चुका था फौज से पहले, फिर रोल्टा थैलेस लिमिटेड, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा। फिर मैंने कहा भैया बहुत हो गया ये कॉर्पोरेट ट्रैप। मैं, बहुत लोगों ने बोला तुम कर्जा ले लो, 20 साल का, 30 साल का, तुम यंग हो, तुम्हें एक अच्छी गाड़ी खरीदो, एक अच्छा घर लो और अपनी EMI देते रहो, इनकम टैक्स भी बचेगी। मैं कहा नहीं, अगर कर्जा ले लूंगा मैं एक बार तो मैं बस डूब जाऊंगा, उसमें डूबते चल जाऊंगा मैं। तो मैंने जॉब छोड़ी अपनी, बंबई गया, और मैं जाते ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो, कोई रेफरेंस नहीं है बाय द वे, ये नहीं कि भाई मैंने अपने चाचा का नाम कहीं इस्तेमाल किया हो या कुछ किया हो, या उन्होंने, अगर ऐसा होता तो आज की तारीख में मैं कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार होता कहीं पे, है ना? मानते नहीं मानते? तो मैंने अपने दम पे विशाल भारद्वाज को मिला। मैं उस दिन, पहले दिन मैंने विशाल भारद्वाज, तिग्मांशु धूलिया, सुधीर मिश्रा, अनुराग कश्यप, कई लोगों को मिला मैं, मगर क्लिक हुआ विशाल भारद्वाज के साथ। हैदर फिल्म साइन करी मैंने उस दिन, और हैदर में मेरा एक, शुक्रिया, हैदर को 5 नेशनल अवार्ड्स मिले थे। उसमें भी मैंने एक फौजी की भूमिका निभाई है मैंने। और उसके बाद फिर बजरंगी भाईजान आई, सलमान खान से मेरी मुलाकात हुई, बजरंगी भाईजान को भी एक नेशनल अवार्ड मिला। फिर द टैशकिन फाइल्स आई, टैशकिन फाइल्स को भी नेशनल अवार्ड मिला। इस तरीके से, वो कहते हैं ना, मजरूर सुल्तानपुरी ने खूब कहा था, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये शशीष भाई के लिए है, ये शशीष भाई के लिए है, तालियां इनके लिए। तो उसके बाद मैंने विशाल भारद्वाज साहब की फिल्म हैदर साइन कर ली। हैदर से भी एक सीन है, दिखा जाएंगे पहले आप, 2 मिनट का ही सीन है, लंबा नहीं है, 2-3 मिनट का है। लगाएंगे हैदर का सीन, है वो हैदर का सीन भाई? अच्छा, इस जब तक वो लगा रहे हैं, इस फोटो में ना वो लेफ्ट में ये मैं हूं बाय द वे, इस दाढ़ी के साथ। और ये जो कपड़े वो मेरे नहीं है, वो मैंने बोरो कर रखे थे क्योंकि कपड़े थे नहीं मेरे पास। बताऊंगा आपको उसकी कहानी। ये हैदर का सीन है। अभी ऑडियो नहीं है, 30-40 सेकंड में, आप घबराएगा मत। ये बाजू में मैं खड़ा हुआ हूं गाड़ी के, ये मैं हूं वहां पे, है दिख रहा है आपको? ऑडियो अभी आएगा 10 सेकंड में। दिख रहा है आपको? मैं surrender
अंदर कर दो, वॉल्यूम बढ़ा देगा वॉल्यूम। तुम्हें भारतीय कानून के तहत अपने आप को बचाने का पूरा मौका दिया जाएगा। हथियार अंदर छोड़ के बाहर आ जाओ। You don't have a chance. मारे जाओगे। अंदर सिर्फ अखलाक लतीफ जिंदा है, बाकी 2 मिलिटेंट मारे गए। रेनफोर्समेंट भेज दे। No bloody militant dead or alive is worth my soldier's life. शुक्रिया, थैंक यू। हैदर के बाद शूटिंग तो हो गई, ठीक है, कश्मीर में हम शूटिंग करके आए। और ये जो बंदे थे मेरे साथ, ये पूरे आपने बॉडी लैंग्वेज देखी इनकी फौजियों की, ये रियल फौजी थे, ये एक्टर नहीं थे। रियल फौजी को अलाउड नहीं है वैसे, मगर ये एक्स सर्विसमैन थे मुझ जैसे, जो हम ट्रेन ले चुके हैं। तो हम अपनी वर्दी भी हम लेकर आए थे, बूट भी, बेल्ट भी, सब कुछ अपने खुद की लेकर आए थे हम। तो आपने इनका राइफल पकड़ने का तरीका, सब कुछ देखा, बॉडी लैंग्वेज, वो बिल्कुल वो रियल फौजी थे, मुझ में पुराने साथी थे। उनको भी खुशी मिली कि भाई साहब ने हमको याद किया इतने सालों के बाद, हमें भी मौका दिया और कुछ पैसे भी कमाने मिले हमें। तो हमने इकट्ठा एक टीम वर्क हमने वो सीन किया है। उसके बाद शूटिंग तो हो गई। अब ये नहीं है कॉर्पोरेट में, जैसे कि मैं सर्विस का आदमी हूँ ना, हम बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है। फिर मैं नौकरी करके आया था कि भी आप सुबह पंच इन पंच आउट करोगे, या आमदनी आपको आएगी 30 तारीख को। अब पैसे भी खत्म हो गए थे, मैं स्ट्रगल कर रहा था बम्बई में भाई। लोकल ट्रेन और बसों की तो भाई हालत ख़राब हो गई थी। अगर मेरे को पैसे होते थे तो अब मैं जाऊंगा बस में, अगर पैसे नहीं होंगे तो मैं सड़क पे खड़े हो जाऊंगा अभी। लिफ्ट, और कोई बड़ा आदमी मेरे को लिफ्ट दे देगा, ठीक है। ऐसे करते करते मैंने एक साल तकरीबन गुजारा मैंने। तो मेरी मुलाकात हो गई बाय चांस। आपने सलमान खान का नाम सुना है? बहुत ढीली आवाज आई। तो मेरी बाय चांस मुलाकात हुई सलमान खान से फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में। वो भी कैसे, ये भी एक किस्सा है, सुनेंगे आप ये किस्सा? तो बात ऐसी हुई कि हैदर के बाद मैं मायूस हो गया कि काम नहीं आ रहा था यार। जहां पे भी मैं ऑडिशन पे जाऊं वहां से रिजेक्ट हूं। और मेरे को बोला जाता था डायरेक्टर साहब से, इसलिए हम रिजेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि हमें लगता है कि आप में वो दम नहीं है, वो बात नहीं है, वो आप खराब हो ना, आप अच्छे एक्टर हो, मगर हम जो ढूंढ रहे हैं किरदार, वो आप में वो बात, वो वाला किरदार नहीं है। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें एक ऑटो रिक्शा का ड्राइवर का कैरेक्टर चाहिए, आपको, आप में वो सूट नहीं करेगा। मैंने कहा कैसे नहीं सूट करेगा भाई, आप चांद तो लेके देखो मेरे को। मैं पंजाबी नहीं हूं, हम यूपी के भैया हैं। तो एक पंजाबी फिल्म आई थी, तो मैं उस पंजाबी फिल्म के लिए तिग्मांशु धुलिया, जिसने पान सिंह तोमर बनाई है ना, लखनऊ में शूटिंग हुई थी वैसे, बुलेट राजा की, है ना। तो तिग्मांशु धुलिया की फिल्म में यारा में मैंने दाढ़ी उगाई। अगर बाई चांस फोटो मिल जाती है ना सरदार की, एक फोटो है मेरी गूगल पे, या जो अगर आपको मिल जाती है आप दिखा सकते हैं प्लीज, गूगल पे मिल जाएगी वो फोटो। ये आपने फोन पे लगा दिया आप, मोहम्मद अली शाह, दाढ़ी केश पगड़ी के साथ, 6 मीटर की पगड़ी मैंने बांधनी सीखी।
मैं पंजाबी बोलनी सीखी और मैं चेन स्मोकर था बाय द वे। दिन में 2 पैकेट, बहुत लोग खड़े हो गए भाई, बहुत लोग अटेंशन हो गए भाई, एकदम से मैं बोला मैं चेन स्मोकर था कि सिगरेट कैसे छोड़ी है। तो मैं दिन में कम से कम 2 पैकेट फूका करता था आराम से। मैंने एक दिन में छोड़ी है सिगरेट, एक दिन में। मैं जेब से निकाली पैकेट, फक से फेंका, मैं अब मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। और वो दिन और आज के दिन मैं सिगरेट नहीं पी पाया। क्यों? इसके पीछे भी एक वजह है। इसके पीछे ये है कि पैशन, जज्बा, जुनून, एक आग, एक भूख कि भाई कुछ करना है। अगर कुछ करना है तो कुछ आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। और सरदार का रोल था, जसजीत सिंह का। सरदार सिगरेट नहीं पीते हैं। हाँ, मिल गई आपको भाई। जो स्लाइड्स देख रहे हैं एक बार दिखा सकते हैं आप, अगर मजा आ जाएगा अगर आप दिखा दें तो। कोई अगर जो स्लाइड्स दिख रहा है, अगर वो उसको वो फोटो में दिख जाती है, हाँ शुक्रिया। यहां से तो फिर एक लाइन थी जैसे कि, और पंजाबी किस एक्सीडेंट में बोलनी थी पता है? ठेठ। बोलूं मैं? बोल के दिखाऊं? पोरा भी अकल नहीं रही है, और किताबा ने नहीं देना कुछ, और वाडिया नाल गल करन दी अकल होनी चाहिए है, और गुरुआ नूं मुड़ के नहीं रखता कहां जा रहे है। तो उस टाइप ये देखिए, तो ये मैं हूं, ठीक है, जो है अभी जैसे आपको दिख रहा हूं। और ये हकीकत की दाढ़ी है, ये मैंने उगाई है, ये चिपकाई नहीं है। ये दाढ़ी मैंने उगाई है। और ये 6 मीटर की पगड़ी मैंने खुद बांधनी सीखी है। और ये मैंने खुद बांध दी है, ये पगड़ी 6 मीटर की। तो यूं करके, और गुरुद्वारे में मैं अमृतसर गया, और वहां पे रोज आना। सुबह को मैं 1 महीना रहा वहां पे, ठीक है, गुरुद्वारे में। सब जानते थे कि इसका नाम मोहम्मद अली शाह है, लेकिन ओपन आर्म्स से मेरा स्वागत किया वहां पे। और मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी बाद में पढ़ी मैंने। पहले तो रोज सुबह को 4 बजे उठ के सेवा, झाड़ू पोछा, बर्तन, झूठे बर्तन उठाना, उनको साफ करना, सबको खाना परोसना। सुबह 4 बजे की चाय जो होती है डेग में, वो बनाया करता था मैं। अपने पीठ पे आटे, चावल, दाल की बोरियां गेट से कुक हाउस तक लाना, लंगर तक लाना, वो सब काम किया। और तब जाके मेरे अंदर जसजीत सिंह पैदा हुआ। शुक्रिया, थैंक यू फॉर शोइंग दिस। अब मैं आपको बताता हूं उसके बाद मेरी, अच्छा फिर एक एड है ना, वो 2 मिनट का एक एड है, 2 मिनट का एक एडवर्टाइजमेंट है, वो अगर आप दिखा दें। वो अभी रिलीज नहीं हुआ है वो एड। हाँ, कई साल हो गए हैं, वो रिलीज हुआ ही नहीं है अब तक। तो आप पब्लिक व्यू में, आप उस पर लिखा हुआ है अनरिलीज्ड अब तक, ठीक है। मगर वो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे हमने लगा दिया था, रिलीज कर दिया था। तो वो आपने शायद देखा भी होगा। देखिए, वो मैंने आपको वो डाउनलोड करके दिखाया था, वो लावा रक्षाबंधन, मोहम्मद अली शाह लावा रक्षाबंधन करके वो ऐड है। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है मोहम्मद अली शाह के नाम से, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं। और मैं सब्सक्राइब के लिए तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आप, हाँ ये ऐड है, देखिए। हेलो, हाँ माँ, मैंने तो बोला ही था पूरी बना देती हूँ, तो भैया ने बोला पोहा बना दे। अब पूरी खाएंगे तो नहीं निकल आएंगे इनकी। रुको, मैं आपकी बात कराती हूँ। माँ का फोन। हाँ माँ, छोटी पहुंच गई तेरा। क्या है, कितना उड़ जाएगा, उड़ के जाएगा क्या? छोटी भैया, मतलब लड़की ड्राइव कर रही है तो कुछ भी। तो तू भी अपना फोन दिला रही है, और वैसे भी लोगों को तेरी आवाज कहाँ सुनाई दे रही है? भैया, आप दोनों चुप ही रहो। Tyson's first form, taking him into figures with nearly an hour's play completed. Excuse me, आप मेरी क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं, कृपया बाहर प्लीज यार, चलेंगे। अच्छा चलो ठीक है, वो मत करो।
आज तू ये आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। कैप्टन साहब, हैप्पी रक्षाबंधन। ये तो दे सकते हो ना? अब स्माइल तो कर दो। कुछ रिश्ते रेशमी धागों से ज्यादा मजबूत होते हैं। शुक्रिया। ये एड तब आया था जब मेरे को उस टाइम पे स्ट्रगल कर करके दीवार निकल गया था मेरा। हर किसी के दम की बात नहीं है भैया, अपनी नौकरी छोड़ के रिस्क लेके कुछ अलग से हटके करने की। मगर उस टाइम पे ना मेरे को पैसे की सख्त जरूरत थी और पैसे कहीं से आ नहीं रहे थे, और जितने भी पैसे थे मेरे पास बचे हुए सब मैं खर्च कर चुका था। मतलब वो भी किस पे, ये नहीं कि पार्टी वार्टी करने के लिए, टू गेट ओनली स्क्वायर मील्स, राइट। तब जाके एक, अगर आप भगवान में यकीन करेंगे, खुदा में यकीन करेंगे, इफ यू बिलीव इन गॉड, एक ट्रस्ट, एक फेथ रहेगा ना दिल में, भरोसा, तब ये एक ऐड आया और इसमें मेरे को भरपूर अच्छे पैसे मिले इसमें, तो दोबारा मैं अपना आपको अपलोड कर पाया मैं। उसके बाद शुक्रिया, फिर मेरी एक चांस मीटिंग हुई सलमान खान से। अभी बहुत लंबा टाइम हो गया मेरे ख्याल से। मैंने सशील भाई को कहा था कि भाई अब पता नहीं कितना टाइम वो दे रखे हैं, कुछ आप इशारा कर देगा, मैं समझ जाऊंगा वहाँ से मैं, ठीक है। मगर आपसे बात कर करके जितना मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ उतना ही आप इंटरेस्ट ले रहे हैं शायद, नहीं? ओके ठीक है, तो आप फिर भी इशारा कर देगा, ठीक है, 5 मिनट पहले मैं समझ जाऊंगा मैं कैसे में। मणिपुर वाला जरूर बताऊंगा उसके बारे में। अभी सलमान खान के बारे में सुनेंगे हैं। तो मेरी चांस मीटिंग हुई सलमान खान से फिल्म फेयर अवार्ड्स में, और फिल्म फेयर के लिए जाने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं थे फॉर्मल। तो आप देख सकते हैं वो मैं हूं जब मैं दाढ़ी उगा रहा था ना वो, और वो कपड़े लूज हैं इतने, साफ मालूम पड़ा है कि किसी बड़े आदमी के मैंने कपड़े खुद बोरो करके वहां पहुंचा हूं मैं। तो आप नेक्स्ट स्लाइड दिखा दी, कोई बात नहीं। ये सलमान खान और ये कबीर खान जिसने डायरेक्ट किए थे बजरंगी भाईजान, और ये सलमान खान के साथ, और ये मैं हूँ। इसकी पीछे बहुत लंबी कहानी है दरअसल, वो मैं आपको कल सुनाऊंगा फिर, ठीक है ना। अभी बस आप मैं वो टचअप दे रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? ये सलमान खान का ही फार्म हाउस है, अर्पिता फार्म जो कहते हैं। ये पीछे इसका जिम है, और ये फोटो किसने ली है? ये सलमान खान ने खुद फोटो ली है ये, ठीक है। ही इज द फोटोग्राफर ऑफ दिस फिल्म, द क्रेडिट ऑफ दिस फोटो गोज टू सलमान खान। नेक्स्ट फिल्म ये, इसमें एक फोटो है जिसमें रिफ्लेक्शन आया है सलमान खान का फोटो लेते हुए। इज इट दिस वन और मे बी नेक्स्ट और कोई है, कोई स्लाइड पता नहीं। एक फोटो है जिसमें सलमान खान का रिफ्लेक्शन आया है फोटो लेते हुए, वो मैं कल बताऊंगा इसकी पूरी कहानी। अभी बहुत कहानियां किस्से मेरे पास बहुत हैं। मगर आप सोचो दोस्तों, जो बच्चा बचपन में हकलाया करता था, तुतलाया करता था, अटक अटक के बातें करता था, वो बच्चा आज की तारीख में आपके सामने खड़े होकर बातें कर रहा है। शुक्रिया। तो अगर मैं ये काम कर सकता हूं तो आप में से हर कोई ये काम कर सकता है, नहीं? इसे बेहतर कर सकते हैं बल्कि। और मैं समाप्त करूंगा यहां पे। एक लेफ्टिनेंट कर्नल फैज अहमद फैज साहब थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, तो उन्होंने एक नज़म लिखी थी उर्दू में। सुनेंगे उर्दू? ओके। उन्हें लिखा था, ये बॉलीवुड में तब्दील हो गई थी गजल में, बहुत लोगों ने लिखी। उन्हें लिखा था, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। सुनिए। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों की तारीख, बहीमाना तलिस्म रेशमो अतलसों काम ख्वाब में भुनाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में निलाए हुए जिस्म, निकलते हुए अमराज के तरूनों से, पी बहती हुई गलते हुए नसूरों से, लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए अब भी दिल का तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग।
शुक्रिया। और मैं समाप्त करूंगा एक शेर बोल के आप ये शशि भाई के लिए खास तौर से डेडिकेटेड है, जो कि जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, अल्लामा इकबाल, उन्होंने लिखा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा खैर एक आपको ह्यूमर पे छोड़ता हूं जाते जाते, एक ह्यूमर पे, ठीक है। एक फिल्म आई थी, वो नेटफ्लिक्स पे भी है शायद, या प्राइम अमेज़न पे है, वोडका डायरीज। नाम किसे सुना है वोडका डायरीज का? उसमें एक सीन था मेरा, के मेनन का नाम सुना है आपने? के मेनन का, के मेनन के साथ, तो वो सीन आपको दिखाऊंगा। उसमें आप मज़ाहिया सीन है वो, ठीक है, कॉमेडी है वो थोड़ा। और मगर उससे पहले मैं आपको अपना पहला सीन 1998 में जो मैंने पहली फिल्म की थी, सईद मिर्जा की फिल्म, एफटीआई की फिल्म, उसमें मेरा मात्र 3 सेकंड का रोल था। मात्र कितना? 3 सेकंड। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता भैया, काम करने वाला छोटा बड़ा होता है। कोई काम में कोई शर्म नहीं होती, चोरी में शर्म होनी चाहिए, है ना। तो वो 3 सेकंड का रोल मैंने थोड़ी फुटेज खा के 5 सेकंड में किया। वो है सीन, हाँ ये सीन, जिस बाजू में साइड से जो निकलेगा ना सीढ़ियों पे, वो मैं हूं। दिखाइए, दिखाएगा वो? कहाँ से आया है? वापिस चला जा। Exactly what he told me. I know. ये मैंने नहीं, उसने बोला है। बस देखा आपने वो बच्चे को? वापिस वो चला मैं जा। था। Exactly what he told me. I know. ये मैंने नहीं, उसने बोला है। ये ऐसे करते हुए निकला है वो। और मैं आपको आखिरी इस पे समाप्त पे छोड़ूंगा। वोडका डायरीज का वो सीन है, वो के मेनन के साथ, वो एक 2 मिनट का सीन है तकरीबन। वोडका डायरीज का वो सीन वो है क्या, वो आपको भेजा था मैंने शायद डाउनलोड होने के लिए, वो दिखा के हम समाप्त। वो थोड़ा ह्यूमरस है, लाइट नोट पे हम एंड करेंगे। कई सारे सीन्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेजर मोहम्मद अली शाह। तो मैंने इसलिए कहा था मैं सब्सक्राइब करूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करेगा, वरना फिर मत करेगा, ठीक है। तो सिर्फ फ्लर्ट करते हो या यू डू समथिंग फॉर रियल इन लाइफ? My friend, confess करना बहुत tough है यार। Nothing is easy in this world, my friend. This makes everything easy. एक लगाओ सब आसान। No thanks, I will manage. अभी तो सरनेम है नहीं। अभी कुशल लिखा है, श्रीवास्तव है, पांडे है। I mean, how will I know? I'm really sorry, sir. I'll get the details. यस प्लीज सर। हाँ ये सैम है, आखिरी बार इसने विवेक को देखा था सर जाते हुए। मैंने किसी को नहीं देखा। तूने बताया ना अभी तूने विवेक को जाते हुए देखा। मैं कुछ नहीं बताया, इसको ऐसे ही बोल रहा है। मैंने किसी यार को अभी नहीं बताया। तूने क्या बताया था विवेक को जाते हुए देखा था तूने? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया किसी को। ओए सैम, साहब नहीं बंधु, सोमेश्वर। साले क्या है? जो जानता है ठीक ठीक बता। जानना जाने वाला मैं कौन होता हूँ? जो जानता है उसे कोई नहीं जानता, जिसे कोई नहीं जानता उसे मैं जानता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ। तन की नहीं मन की आंखों से देखो बंधु, वो यही है हमारे बीच। उसे सब पता है, वो आपको देख रहा है, देख के कह रहा है कि देखो ना उनको, आपको देख के और आप सर वो अभी निकले हैं, आधा घंटा हुआ है। अच्छा, एक लड़की भी थी उसके साथ में, मैं जानता हूँ दोनों को। कहाँ गए लोग? सर मैं नहीं जानता कहाँ गए, मगर मैं उनको आज ही मिला सर। आज सुबह ही आया हूँ दिल्ली से सर। चेन लगाना सिखा उसको। तो Come on. शुक्रिया। तो एक चांटा पड़ा और पूरा नशा उतर गया भैया, ठीक है। तो शुक्रिया बहुत बहुत। कल मिलते हैं आपसे दोबारा। और मेरा शेड्यूल सचिन में से कल शेड्यूल था, मगर शशि भाई का बड़प्पन है, इन्होंने मेरे को मौका दिया आपके आगे आज एक दिन। और मैं रिक्वेस्ट की थी भाई से कि भैया इतने अच्छे दर्शक बैठे हैं तो प्लीज़ कुछ टाइम दिए मेरे को। इन्होंने, आपके सेशन प्लान होंगे मगर इन्होंने आउट ऑफ एज आके मेरे को ये मौका दिया आपके आगे। शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सर के लिए जबरदस्त अप्लॉज हो जाए।
हल्ला बोल, जोरदार ताली चाहिए मेजर साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने बहुमूल्य टाइम हमारे सभी नोवाबिस परिवार में उपस्थित सभी लोगों के बीच में साझा किया। क्या कमाल का स्टोरी, कमाल की लाइफ स्टाइल और कमाल की जीवन और जर्नी रही। हर वो बात आप तक पहुंचा दिया गया। जिंदगी में लड़ना किसे बोलते हैं, कुछ करना किसे बोलते हैं, कामयाबी क्या होता है,